हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ा रहा था। और गुड मॉर्निंग संजय। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर लिया था। अब आप पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है M(A2B2)। यहां पे देखिए सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है। ए और बी मोनोडेंटेट लिगेंड है, जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है M(A2B2) का। और इसमें देखिए कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ये आपका स्क्वायर प्लेनर शेप है। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। एक प्लेन स्क्वायर होता है तो सेंटर में M यानी मेटल प्लेस्ड होता है। अब A और B को अगर हम इस तरह से अरेंज करें कि उनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, ये देखिए दोनों A के बीच में 90 डिग्री एंगल है और B के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, तो इस आइसोमर को हम सिस बोलते हैं। और अगर हम इस तरह से अरेंज करें कि जो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, जैसे ये देखिए दोनों ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जो बी आएंगे उनके बीच में भी 180 डिग्री का एंगल होगा, तो इस आइसोमर को ट्रांस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो Ma2B2 है इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, एक सिस एक ट्रांस। यहां पे एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, अगर हमारा फॉर्मूला Ma4 है या Ma3B है, तो बताओ बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे Ma4 और Ma3B? बिल्कुल नहीं शो करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 लिगेंड तो डिफरेंट होने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि किस तरह से अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तभी आप डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे कि कब 2 आइडेंटिकल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री है और कब 2 आइडेंटिकल लिगेंड के बीच में 180 डिग्री है। तो ये ध्यान रखिएगा, Ma4 हो Ma3B हो, ये लोग डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस या ट्रांस? मतलब कौन कायरल है, सिस है कायरल या ट्रांस है कायरल, या कोई भी नहीं है कायरल? तो देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये प्लेन आप लीजिए जैसे ये आपका प्लेन है, ठीक है, आप इस फाइल को देखिए, ये आपका प्लेन है। अगर हम इस तरह से इसको चॉप कर दें, एक चाकू लें और इसको ऐसे बीच से चॉप करते हुए निकालें, तो अब आधा ऊपर आ जाएगा और आधा नीचे आ जाएगा। या इस बोर्ड को ही ले लो, अगर आपसे कहा जाए कि क्या इस बोर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप कहेंगे हाँ, चॉप्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसको
ऐसे 20 से चॉप कर दीजिए तो आधा आधा हो जाएगा। तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जिसमें मॉलिक्यूल को एकदम बीच से चॉप कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। रही बात इन एटम्स की, तो ये सारे एटम्स स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, तो जब आप चॉप करोगे तो हर स्फीयर आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, वो चाहे सिस हो और वो चाहे ट्रांस हो, all square planar complexes are achiral. Therefore, do not show optical isomerism. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही शो कर पाते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वो चॉप वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में? ठीक है, एक प्लेन है और उस प्लेन में 4 एटम कॉर्नर पे, एक एटम सेंटर पे, ऐसे 20 से आधा आधा काट दो तो सब आधा आधा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अम्मी, नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं पढ़ा रहा हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और मैंने बताया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे अकाइरल होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। वो करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी तभी शो करेंगे जब उनका फॉर्मूला Ma4 या Ma3b ये ना हो, बल्कि Ma2b2 हो। एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर Ma2b2 नहीं है, Ma2bc है, बताओ अब क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी? Ma2b2 की बजाय Ma2bc। हाँ, बीसी शो होगी बिल्कुल, जैसे Pt NH3 का होल ट्वाइस ClVr। ठीक है, तो हो जाएगी। जैसे ये 2a के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, इस तरह से अरेंजमेंट आएगा। ये होगा सिस अरेंजमेंट और ये होगा ट्रांस अरेंजमेंट। देख लीजिए Ma2bc ए के रेस्पेक्ट में, देखिए जब 2a के बीच में 90 डिग्री एंगल तो सिस हो गया, और 2a के बीच में 180 डिग्री एंगल तो ट्रांस हो गया। तो जैसे पिछले टर्म में मैंने पढ़ाया था Ma4b2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो कल को वो भी आ सकता है, Ma4b2 की जगह bc भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि b2 को bc भी ले सकते हैं। नोट कर लिया बच्चों? जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। MAB का होल ट्वाइस। AB यहाँ पे बाइडेंटेड लिगैंड है और अनसिमेट्रिकल है। जैसे पिछले टर्म पे मैंने बताया था AA होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, तो AB होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेट। तो ये जो PT ग्लाई ट्वाइस है, तो ग्लाई जो होता है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड होता है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे करता है देखिए, ये M है और
ये आपका ए बी है, बल्कि आप ऐसे बना सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये आपका ए बी हो गया। ये देखिए, और एक दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल इस तरह से है। बताओ बच्चों, जरा ध्यान से देखो इस अरेंजमेंट को और बताओ इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है। यहां पे देखिए, यस, यहां पे देखिए ए ऊपर है, यहां भी ए ऊपर है, तो दोनों ए के बीच में 90 डिग्री और दोनों बी के बीच में भी 90 डिग्री, तो ये सिस आइसोमर हो गया। और यहां पे देखिए ए नीचे है और यहां पे ए ऊपर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, तो ये हो गया ट्रांस। एकदम सही। तो नोट कर लीजिए, एम ए बी का होल ट्वाइस, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। और ऑप्टिकल तो खैर होने का सवाल ही नहीं उठता, पहले ही मैं बता चुका हूं कि ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर अकाइरल। खाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो कभी अगर क्वेश्चन आए इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऑप्शन में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वहां बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, वो कर ही नहीं सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वही कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला भी आंसर हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला आंसर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है एम ए बी सी डी। बताइए बच्चों, एम ए बी सी डी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है और चारों डिफरेंट हैं, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? नो नहीं, यस होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखो, एक लिगैंड को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए को फिक्स कर दिया, ए की पोजीशन फिक्स कर दी। अब फर्स्ट आइसोमर में ए के ट्रांस में बी को रख दो, और सेकेंड आइसोमर में ए की ट्रांसपोजिशन में सी को रख दो, और थर्ड आइसोमर में ए की ट्रांसपोजिशन में डी को रख दो। बाकी जो दो लिगेंड है उनको कैसे भी रख सकते हो, जैसे सी और डी हमने इसमें ऐसे रख दिया, यहाँ पे बचा बी और डी ऐसे रख दिया, यहाँ पे बचा बी और सी ऐसे रख दिया। तो मेन इनकी बेसिस पे देखिए डिफरेंस आ रहा है अरेंजमेंट में। यहाँ ए और बी अपोजिट, यहाँ ए और सी अपोजिट, और यहाँ ए और डी अपोजिट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन ही यही थी कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, और हमें डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे मिल रहा है। ए की पोजीशन फिक्स कर दी और उसके ट्रांस में चेंज करते गए। ये आ चुका है बच्चों मेंस में क्वेश्चन कि एम ए बी सी डी के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं।
2-3 साल पहले आया था, तो आंसर है 3। समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बच्चों तभी आएगी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए भी 4 लिगेंड चाहिए। नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। और यहां पे लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो geometrical isomerism because in all arrangement angle between the ligands is same। अब भाई एंगल सेम आएगा तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिकल अरेंजमेंट, यानी सेम स्ट्रक्चर, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। देखिए इसका लॉजिक क्या है, जैसे एम ए बी सी डी, यहां पे अगर आप एंगल देखें तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल आप जो यहां पे देख रहे हैं बराबर हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ए और डी के बीच में एंगल इतना, सी और डी के बीच में भी इतना ही एंगल, बी और सी के बीच में भी इतना ही एंगल, और ए और बी के बीच में भी इतना ही एंगल। अब अगर हम लाइगेंड का अरेंजमेंट बदलें, यानी डी को ए की जगह रख दें और ए को डी की जगह रख दें, तब देखिए क्या आएगा। अब बताइए एंगल कितना आएगा, चेक करिए। तो ए और डी के बीच में पहले भी 109 डिग्री 28 मिनट था, अभी भी है। ए और सी के बीच में भी वही एंगल है, बी और सी के बीच में वही एंगल है, और बी और डी के बीच में भी वही एंगल है, सेम एंगल आ रहा है। ठीक है, तो एंगल सेम होने की वजह से इन ऑल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बताइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा क्या? ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो कर पा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कर सकता है, लेकिन बहुत रेयर है, केवल एक ही टाइप है, एम ए बी सी डी, केवल एक ही टाइप है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कायरल कार्बन, यानी वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तो ऐसे ही ये जो एम है ये कायरल कार्बन की तरह काम करेगा अगर इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी। ठीक है,
तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो खैर नहीं शो करता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होना चाहिए MABCD, यानी उससे जुड़े हुए चारों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, ताकि जब मिरर इमेज देखें तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आए। ठीक है बच्चों, तो एक होगा डेक्स्ट्रो, तो दूसरा होगा लेवो। तो स्क्वायर प्लेनर वाले में MABCD को भी शो करना चाहिए। अरे बताया तो था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सारे एटम्स एक प्लेन में हैं, तो चॉप कर दिया तो हर एटम आधा आधा हो गया, तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल तो गया था। लेकिन यहाँ सारे एटम्स एक प्लेन में थोड़ी ना है, ये तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसको हम चॉप भी करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। सिमेट्री वाला चक्कर है ना। वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जो कायरल हो, और कायरल का मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है बच्चों, तो दिस टॉपिक इज ओवर, आइसोमर्स खत्म हो गया। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप आइसोमर्स के क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है, असाइनमेंट में भेज चुका हूं। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सबसे पुरानी थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। वर्नर साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो वो स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैं पहला स्टेटमेंट बता रहा हूं, ए सेंट्रल एटम, ए सेंट्रल मेटल एटम कैन शो two types of valencies in coordination compound. जो सेंट्रल मेटल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसी शो कर सकता है। जैसे जरा इस फॉर्मूले को देखिए, बताइए यहाँ पे कोबाल्ट की वैलेंसी क्या है? कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है? तो अगर अमोनिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अमोनिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोबाल्ट की वैलेंसी 6 है, और अगर Cl के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोबाल्ट की वैलेंसी 3 है। समझ में आया? कोबाल्ट की वैलेंसी 6 भी है और कोबाल्ट की वैलेंसी 3 भी है। अमोनिया से जो सेटिस्फाई हो रही है वो 6 वैलेंसी है, और Cl से जो सेटिस्फाइड हो रही है, क्लोराइड आयन से जो सेटिस्फाइड हो रही है, वो 3 है। तो वर्नर ने बताया कि सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी की पहचान है, ये हमेशा एनाइन से सेटिस्फाई होगी। जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई हो रही है, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 3 है। तो ये जो 3 है ये प्राइमरी वैलेंसी है, यानी इट एग्जिस्ट इन
आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होगी जो आयनाइजेशन स्फीयर में एग्जिस्ट करती है और ये केवल एनायन से सेटिस्फाई होती है, जबकि ये जो दूसरी वैलेंसी है इसे कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये बच्चों सेटिस्फाइड होती है बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया से सेटिस्फाई होने वाली वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ साथ आयंस भी हो सकते हैं, और ध्यान रखिएगा इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, इट एग्जिस्ट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी आपको मिलेगी। बोलो बच्चों, पहला स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट ये है, प्राइमरी वैलेंसी तो वेरिएबल होती है, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज कांस्टेंट। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कांस्टेंट होती है। एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये किसी भी कंपाउंड का फिक्स होता है, ये कभी नहीं चेंज होता। जैसे आप लोगों को मैंने हाइड्रेट आइसोमर्स पढ़ाए थे क्रोमियम के, पहला था CrH2O का होल 6 Cl3, याद करिए वॉयलेट कलर का था। बताओ यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? बोलो बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेशन स्फीयर में देखो 3 आ रही है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही है। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाएंगे, CrH2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O। अब बताओ बच्चों प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इस कंपाउंड में? प्राइमरी वैलेंसी वो जो आयनाइजेशन स्फीयर में आए, तो आयनाइजेशन स्फीयर में अब की बार 2 ही आ रही है। स्नेहल गलत आंसर है आपका, 3 नहीं 2 होगा। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब जो एनायन से सेटिस्फाई हो, लेकिन कौन सा एनायन? आयनाइजेशन स्फीयर वाला एनायन, तो वो 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी देखो 6 होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 5 और एक आयन, तो फिर से देखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई, प्राइमरी वैलेंसी घट गई। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी किसी मेटल की कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करती है। और तीसरा हाइड्रेट आइसोमर हमने लिया था यहां पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी? 1।
एकदम सही। और सेकेंडरी वैलेंसी फिर से 6, 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल और 2 आयन, 4 और 2 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी लाई करती है। ठीक है बच्चों, तो ये बर्नर थ्योरी के बारे में था। इसके ऊपर आप शीट में क्वेश्चन लगाइएगा बर्नर थ्योरी के ऊपर। और इसके क्वेश्चन में बस यही पूछा जाता है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करिए। लिखिए, ए कंपाउंड हैव molecular formula, a compound has molecular formula COCl3.4NH3। ठीक है, फाइंड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। चलिए बताइए जल्दी से। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, वो 4 है। और आयन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 Cl हैं, तो हम 2 Cl अंदर कर लेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए, क्योंकि कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। प्लेटिनम का 4 होता है, निकिल का 4 होता है, लेकिन कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक Cl बाहर, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 1 और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। समझ में आया बच्चों? बाकी आप शीट में क्वेश्चन लगाइएगा, उसमें आपको दिखेंगे कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हम 2 मिनट का, यस, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही। तो हम बच्चों 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।